कैसे हैं आप सब लोग। और शुरू कर देते हैं हम अपने रोज़ाना की क्लास। और आज अपना जो शब्दकोश, जो पिछले क्लास में हमने गंगा नदी का जिस तरह से पढ़ा था, तो उससे जो संबंधित जो दो बिंदु है उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। 10 पर्यायवाची तैयार कर रहे हैं। पहला देखो, हम पढ़ेंगे नदी से रिलेटिव पर्यायवाची किस तरह से बने हैं। इसके अलावा गंगा के साथ में एक नदी है यमुना, उनसे संबंधित, उनसे रिलेटिव पर्यायवाची किस तरह से बनते हैं। नदी के सिंपल पर्यायवाची तो आप पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ विशिष्ट पर्यायवाची है, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पहला जो नदी का पर्यायवाची आपको मिलता है, ध्यान दें, पिछले टॉपिक में हमने चर्चा कर लिया था, आपगा मिलता है, अपने आप गमन करने वाली। फिर इसमें देव शब्द जोड़ देते हैं तो फिर वही नदी गंगा नदी का पर्यायवाची हो जाता है। इसके अलावा एक शब्द मिलता है नदी का निम्नगा। निम्न का अर्थ होता है नीचे, जो नीचे नीचे गमन करती है। नदी ऊपर नहीं चलती, ऊपर का मतलब धरातल से ऊपर नहीं। धरातल साहब जितना जैसा धरातल होता है उसी धरातल के नीचे, अगर धरातल ऊपर है तो ऊपर चलेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन नीचे गमन करती है। तो निम्नगा ये भी किसी का है, नदी का ही है। इसके अलावा नदी का एक पर्यायवाची आपको कहेंगे, इसमें लहरें उठती है, तरंगें उठती है, इसलिए इसका पर्यायवाची है तरंगिणी। इसका एक पर्यायवाची क्या बनता है आपके, तरंगिणी। इसके अलावा इसमें एक और बनता है पर्यायवाची, जैसे एक होता है सेल। सेल, सेल का अर्थ होता है पर्वत। सेल का अर्थ क्या होता है, पर्वत। अब जैसे कुछ नदियां क्या होती है कि मान लो पर्वत से निकलती है, उन नदियों को सेलजा कहते हैं। तो ध्यान देना, सेलजा नदी का उतना पर्यायवाची नहीं है। सेलजा नदी के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है और अधिक सेलजा प्रयोग करते हैं पार्वती से। पार्वती को भी शैलपुत्री कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है धार्मिक ग्रंथों में कि पार्वती वो पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उसका नाम पार्वती हो। पर्वत की पुत्री थी इसलिए इसका नाम पार्वती हो गया। पर्वत का पर्यायवाची सेल है, तो सेलजा ही क्या है, पार्वती का है ना। शैलपुत्री बोलते तो भी आपका पर्यायवाची किसका बनेगा, पार्वती का। ध्यान रखना, सेलजा का पर्यायवाची नदी के संदर्भ में कब मानना है, जब अगले ने इस तरह से पूछा है कि कौन सा जो शब्द है वो नदी और पार्वती दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखें, सेलजा वैसे नदी का पर्यायवाची नहीं होता, पार्वती का पर्यायवाची होता है। फिर से कहता हूँ, कल को मान मत लेना इस बात को कि भाई सेलजा वो नदी का होता है। हाँ, नदी का होता है, लेकिन उससे पहले वो पार्वती का होता है। इसके अलावा एक नदी का पर्यायवाची होता है सेवालिनी। नदी में कुछ सेवाल होते हैं, कीट पतंगे नदी में गिरती है, तो सेवाल वाली जो नदी होती है, हरे रंग के जो सेवाल होते हैं, वो नदी कहलाती है सेवालिनी। इसके अलावा सिंपल शब्द नहीं बताऊंगा। सबसे पहले देखो, आपगा नदी का, निम्नगा नदी का, तरंगिणी नदी का। तरंगिणी की जगह आप नाम याद रख सकते हैं, एक और तटिनी, तट से बहने वाली तटिनी भी होता है। सेलजा पहले पार्वती का पर्यायवाची है, लेकिन पार्वती के अलावा नदी के संदर्भ में, क्योंकि पर्वत की पुत्री, तो हर नदियाँ पर्वत से नहीं निकलती, तो सेलजा नदी का पर्यायवाची तभी होगा कि अगर कोई नदी स्पेशली कहाँ से निकल रही है, पर्वत से निकल रही है। सेवालिनी जो नदी जिसमें सेवाल बहुत अधिक मात्रा में हो, तो वो कहलाएगी आपके सेवालिनी। तो ये हो गए आपके नदी के पर्यायवाची। फिर देखो यमुना। यमुना के बारे में भी अच्छे पर्यायवाची बनते हैं, थोड़ा बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य थे, जो सूर्य भगवान थे, उनके एक तो पुत्र था जिसका नाम था यम। पुत्र का नाम क्या था, यम। और एक पुत्री थी जिसका नाम था यमुना। वैदिक, धार्मिक, पारंपरिक और ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि यम और यमुना दोनों भाई बहन थे, अर्थात दोनों ही सूर्य के पुत्र व पुत्री थे। और आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो पार्वती नदी है, उसके जो पर्यायवाची है, वो सारे के पार्वती नदी ने, सॉरी यमुना नदी जो है पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी पर्यायवाची सूर्य से संबंधित बनते हैं। अगर सूर्य के साथ में पुत्री होने का पर्यायवाची साथ में आ जाए तो वो हमेशा यमुना का पर्यायवाची होगा, ध्यान रखना। मान लीजिए सूर्य है और सुता पुत्री का पर्यायवाची है, तनया पुत्री का पर्यायवाची है, जा यानी जन्म लेने वाले,
अर्क यानी सूर्य, अर्क सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य के यहाँ जन्म लेने वाली। रवि सूर्य का पर्यायवाची है, रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तनया पुत्री का पर्यायवाची है, रवि सूर्य का पर्यायवाची है, सुता पुत्री का पर्यायवाची है। तो आप हर जगह देखेंगे, ध्यान रखें, तरणी सूर्य, जो इन्हीं की मात्रा छोटी होती है वो नाव, और तनुजा ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। तरणी सूर्य, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है। ध्यान से समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है, जा, भानु सूर्य के यहाँ जन्म लेने वाली, भानुजा, रवि सुता, तरणी तनुजा। देखिए अब आप एक चीज़ देखिए, सूर्य 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 नाम आ रहा है। इसके अलावा अर्क यानी सूर्य होता है, ये सूर्य ये सूर्य ये सूर्य, अर्क यानी सूर्य, रवि यानी सूर्य, रवि यानी सूर्य, तरणी यानी सूर्य, भानु यानी सूर्य। पहले पहले सारे शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। उसके साथ में सुता यानी पुत्री, तनया यानी पुत्री, तनया यानी पुत्री, सुता यानी पुत्री, तनुजा यानी पुत्री। फिर ये जो जा शब्द बनता है, जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो सूर्य की पुत्री यमुना, मैंने ये बताया यम और यमुना भाई बहन थे और दोनों सूर्य के पुत्र थे, ऐसी वैदिक मान्यता है। सूर्य की तनया, सूर्य की पुत्री यमुना, सूर्य के यहाँ जन्म लेने वाली अर्थात जन्म लेने वाली पुत्री हो जाएगी यमुना। अर्क यानी सूर्य, सूर्य से जन्म लेने वाली यमुना। रवि यानी सूर्य, तनया यानी पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना। रवि यानी सूर्य, सुता यानी पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना। तरणी यानी सूर्य, तनुजा यानी पुत्री, तरणी तनुजा यमुना। भानु, भानु यानी सूर्य, जा सूर्य के यहाँ जन्म लेने वाली। तो न जाने कितने शब्द ऐसे बनते हैं आपको जो सूर्य के पर्यायवाचियों के संदर्भ में आता है। इसके अलावा कुछ नाम और हैं। काले रंग की है, इसका नाम है भाई कृष्णा, एक अलग नाम याद रखना, कृष्णा यमुना का पर्यायवाची है। इसके अलावा कालिंदी, ध्यान रखें कालिंदी भी किसका पर्यायवाची है? सूर्य पुत्री यमुना का ही पर्यायवाची है। एक बार ये लिख लो। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण शब्द नहीं बचा है, आराम से लिखिए। और एक शब्द आपको मिल सकता है भाई, वो ये मिल सकता है कि यमुना जो शब्द है इसका तद्भव होता है जमुना। तो ये तो पर्यायवाची नहीं है, वैसे ये एक ही नाम है दोनों यमुना का। एक शब्द थोड़ा ध्यान रखना, यम भगिनी इसको बोलते हैं। अब आप समझ चुके हैं भगिनी का अर्थ बहन होता है, भगिनी का अर्थ बहन होता है। यम कौन था? तो यमुना का भाई था यम, है ना। मैंने आपको शुरुआत में यही बताया कि जो सूर्य था इसका एक तो था यम, ये तो था इसका पुत्र, और यमुना थी इसकी पुत्री। सूर्य के यम पुत्र थी, यमुना पुत्री थी। सूर्य की पुत्री वाले ये हो गए। अब एक पर्यायवाची इसका भी बन गया कि यम की भगिनी, ये दोनों भाई बहन हो गए, यम भगिनी बहन। काली नदी है इसलिए कृष्णा नदी, कालिंदी नदी। और इसके अलावा इसका तद्भव रूप है यमुना का जमुना। इसके अलावा सूर्य की पुत्री से बने हुए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 2 सूर्य से और बना सकते हैं आप। कुल मिला के 20 तक ये संख्या चली जाएगी। देखिए कितने अच्छे से याद हुए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सूर्य का और यमुना का पर्यायवाची, सूर्य का और पुत्री का पर्यायवाची एक साथ मिल जाए आपको तो वो यमुना का पर्यायवाची। लिख लो भाई। देखो मिटा देता हूं इसको। तो आप समझ सकते हैं हमने हमेशा 5-5 10-10 मिनट का समय लेते हुए लगभग, जहाँ तक मेरा मानना है, हमने 5-10 क्लासों में लगभग 150 के आसपास की हमने डिक्शनरी तैयार की। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं वो याद करने पड़ती है। जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं उनको रट नहीं सकते, और जो चीज़ें रटने वाली होती है उनको कोई समझ नहीं सकता। अगर समझते हुए रटें या रटते हुए समझें तो ये हमारा लिए सबसे अच्छा तरीका है। देखो भाई, अब हम अपना टॉपिक अगला शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रत्यय। मैं प्रत्यय से आपको बेसिक विषय वस्तु बताऊंगा प्रत्ययों से संबंधित, और प्रत्ययों से संबंधित एक तरह से सवाल आपका बनता है। रीट में से संबंधित एक सवाल पक्का आएगा। इसके अलावा हर कंपटीशन में आप मान के चलो प्रत्ययों से संबंधित सवाल आता है, और स्पेशली सिंपल जो प्रत्यय होते हैं उनसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं आता है। हम प्रत्यय को ज़्यादा डीपली से नहीं ले सकते क्योंकि प्रत्ययों के जो भेद होते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत
और तद्धित, ठीक है। उपसर्ग शब्द या शब्दांश के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। ये सिंपल बेसिक चीज़ आप किताब में देख लेना, इसमें ज़्यादा आपको डीपली जाना है तो मैं समझा देता हूँ आपकी कौन कौन से प्रत्यय में कठिनाइयाँ आएगी। हम सिर्फ और सिर्फ वही चोट करेंगे जहाँ दर्द है, हम सिर्फ और सिर्फ वही चोट करेंगे जहाँ हमें उपचार की आवश्यकता है, वहीं हम मरहम लगाएंगे जहाँ हमें उपचार की आवश्यकता है। बाकी सारा कचरा इकट्ठा नहीं करेंगे। किताबों में आप सहारा लें, ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों को दें, ऑनलाइन क्लास को समय थोड़ा कम दें, क्योंकि हाँ फैक्ट पढ़ें, जो चीज़ें कन्फ्यूजन में होती है उसको ज़रूर आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं, है ना। तो मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, प्रत्यय आपको पढ़ना अपनी किताब में से है। हाँ, जो चीज़ें आपको दिक्कत आएगी उसमें से बता सकता हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग लगा सकते हैं प्रत्यय। जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय करते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको वैसे प्रत्ययों में सिंपल प्रत्यय होते हैं तो उनको तो ज़्यादा देखना नहीं, जैसे ता सब है सुंदरता, कठिनता, महानता या महता और उच्चता, तो ता प्रत्यय वाले जैसे उदाहरण आए गए तो ये सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। एक आपको विशेष रूप से जो सावधानी रखनी है वो मैं बता देता हूँ। आप वो सावधानी रखेंगे तो प्रत्यय आसानी से समझ जाएंगे। मैं प्रत्ययों को मूल रूप से शुरू नहीं करूँगा, प्रत्ययों के भेदों से शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है प्रत्ययों से संबंधित। हम जो जितनी चीज़ हमारे काम की है, जितनी चीज़ हमें ज़रूरत है उतनी पढ़ेंगे। देखो, दो सावधानियाँ रखनी है प्रत्यय में। आप आराम से अपनी किताब खोल के सामने रखें और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन पर गौर करें, ठीक है। और अगर आप सो रहे हैं, आराम से वीडियो देख रहे हैं तो अपने स्तर पर तैयारी करें। देखें, पहली बिंदु और दूसरा बिंदु, दो चीज़ें ध्यान रखनी। देखो, प्रत्यय है, मान लीजिए ता, प्रत्यय है एक, प्रत्यय है इम, प्रत्यय है आ, है ना। या हम प्रत्यय मान सकते हैं पन, प्रत्यय मान सकते हैं वाला, प्रत्यय मान सकते हैं आई, प्रत्यय मान सकते हैं आऊ, प्रत्यय मान सकते हैं ईला। ऐसे प्रत्यय ले लिए। दो बातें बताऊंगा, बहुत काम की है, आपकी पढ़ी हुई है, आपको पता भी नहीं, पता भी है, पढ़ी हुई भी है, लेकिन कन्फ्यूजन बरकरार है, ध्यान रखें। मैं बताऊं प्रत्यय के दो रूप आपको बता देता हूं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। सिंपल भाषा में लिख दूं, एक तो जो प्रत्यय होते हैं स्वर से शुरू होने वाले, एक तो प्रत्यय हो गए स्वर से शुरू होने वाले, और दूसरे प्रत्यय हो गए आपके व्यंजन से शुरू होने वाले। क्या शब्द नहीं बता रहा हूं मैं, प्रत्यय बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए पन प्रत्यय है, बचपन शब्द लिख दिया, पन प्रत्यय, तो पै जो शब्द आ रहा है वो स्वर है या व्यंजन है? तो आप बोलेंगे व्यंजन है। ता प्रत्यय पहला तय है, स्वर है या व्यंजन है? तो आप बोलेंगे व्यंजन है। इक प्रत्यय ई स्वर है या व्यंजन है? आप कहेंगे स्वर है। इम प्रत्यय ई स्वर है या व्यंजन है? आप कहेंगे स्वर है। ए प्रत्यय आप कहेंगे स्वर है। आ प्रत्यय आप कहेंगे स्वर है। आ प्रत्यय ई प्रत्यय। तो कहने का मतलब प्रत्यय में दो तरह से प्रत्यय बनेंगे, एक प्रत्यय तो जो स्वर से शुरू हो रहे हैं, एक प्रत्यय जो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। और आपको जो सबसे आसानी से समझ में आते हैं ना, वो आते हैं व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने शब्द लिख दिया भाई मानवता, अब ये सिंपल लिख दिया, आपको पूछ लिया कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपने कहा भाई ता प्रत्यय आ गया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो आप पहला काम क्या करेंगे, पहली चीज़ प्रत्यय जब भी आप किताब में से, अपनी सहायक सामग्री में से जब भी प्रत्यय पढ़ते हो, पहले ध्यान रखें कि जो प्रत्यय, पहले प्रत्यय को देख लेना आगे कि जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू हो रहे हैं पहले उनको पढ़ लो सरसरी नज़र से, है ना, आराम से पढ़ लो, उनमें कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जो प्रत्यय किससे शुरू हो रहे हैं, व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, उसमें वाला, चाय वाला, दूध वाला, बचपन, बड़पन, है ना, मानवता। अब दूसरा स्टेप आता है कि जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू होते हैं, जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू होते हैं, अब अपनी किताब में देखो, अपनी किताब में खोल के देख लो। मैं
अपना वीडियो रोक दो, अगर आपके पास किताब नहीं 2 मिनट रोक दो और किताब लेके बैठ जाओ भाई। मैं आपको किताब के अलावा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जो चीज़ें किताबों में नहीं है वो कहीं नहीं है ना। जैसे बताया भी कहा भी करते हैं, कई टीचर लोग करते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब फिर आपको समझ आना चाहिए कि जो ये बता रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब किताबों में नहीं मिलेगा तो फिर एग्ज़ाम में भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको किताबों में मिलेगा। ध्यान दें, किताब खोल के पास में ले आए, कहीं पर भी है, प्रत्यय का टॉपिक निकालो और खोलो। पहली चीज़ आप देखो कि जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, तो आप देखेंगे पन, पे, ते, व, जो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल है। तो उनको एक बार देख लो और इनके आगे टिक लगा लो भाई, पढ़ने के बाद कहिए ये तो मेरे तैयार हो गए। अब आप दूसरे स्टेप में आओ कि जो प्रत्यय स्वर से शुरू होने वाले हैं या स्वर से शुरू होते हैं, आप एक चीज़ समझेंगे कि जो प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहे हैं वो व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्ययों से संख्या में ज़्यादा है। वो प्रत्यय व्यंजन से शुरू होने वाले से ज़्यादा है। ओती, ओता, जैसे चुनौती, समझौता, है ना, कठौती, जड़ाऊ, चमकीला, पढ़ाई, सामाजिक, है ना, महिम, है ना, गौरव। तो ये जो प्रत्यय शब्द है ना, व्यंजन स्वर से शुरू होने वाले प्रत्ययों की संख्या ज़्यादा है। सवाल आने की क्वेश्चन आने की, सवाल आने की संभावना भी वहीं से ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी उनमें भी ज़्यादा है। तो जहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा है सवाल वहीं से आएगा। तो पहले मैंने बता दिया, जो प्रत्यय सीधे सीधे जुड़ रहे हैं अर्थात जिनमें कोई स्वर नहीं है उनको देख लो। हो गई पहली बात। चलो भाई इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पहला स्टेप समझ लिया आपको। जब भी आप प्रत्यय का टॉपिक पढ़ें तो आप देखें कि वो स्वरारंभ है कि व्यंजनारंभ है, मतलब स्वर से शुरू हो रहे हैं या व्यंजन से हो रहे हैं। तो पहले आप व्यंजन वाले तैयार कर लो। मैं प्रकार नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, पहले बता देता हूँ। प्रकार में आगे की कक्षाओं में बताऊँगा, आपके टॉपिक में इतना प्रत्ययों के भेद नहीं दिए हुए हैं रीट में। तो देखें स्वरारंभ और व्यंजनारंभ, तो ध्यान रखें व्यंजन से शुरू हो रहे हैं उनको एक बार आप पढ़ लो बस। मैं तो कहता हूँ आज ही पढ़ लेना उनको। अब बात आती है स्वरारंभ। तो जो प्रत्यय स्वर से आरंभ हो रहे हैं उनको कैसे समझेंगे, उनको कैसे पढ़ेंगे, उनको कैसे याद करेंगे। ध्यान से देखें, जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू हो रहे हैं उनको तो हमने पढ़ लिया। अब क्या करना है कि जो प्रत्यय आपके स्वर से प्रारंभ होते हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि आप ये समझे सबसे पहले कि दिए गए शब्द में आपको कह दिया समाज प्लस इक, आपको बोल दिया समाज प्लस इक। तो पहले प्रत्यय है इसमें इक, और प्रत्यय शुरू हो रहा है किससे? ई से, अर्थात प्रत्यय क्या है? स्वरारंभ है। स्वर से शुरू हो रहा है, व्यंजन से नहीं हो रहा है ना। आपको शब्द दे दिया समानता, यानी समान प्लस ता, समान प्लस ता। तो आपने देखा कि शब्द बना है समानता। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई क्या? कहीं नहीं आई, सीधा सीधा तय अलग पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि ये व्यंजन से शुरू हो रहा है और व्यंजन अगले में कभी नहीं जुड़ेगा, अपने स्थान पर ही रहेगा, तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। सुरों में दिक्कत आ जाती है, सुर आगे वाले में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? दूसरी चीज देखें, प्रत्यय जब भी किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उस मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ध्यान से सुने, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैंने लिखा है समाज प्लस इक। अगर ये प्रत्यय जब भी किसी शब्द के प्रत्यय अर्थात ये इक प्रत्यय जब भी किसी शब्द के अंत में, ये शब्द इसके अंत में जुड़ते हैं, अगर ये इसके अंत में जुड़ेगा तो उस मूल शब्द, यानी ये जो मूल शब्द है के अंतिम स्वर, ध्यान रखिए मूल शब्द के अंतिम स्वर
तो मूल शब्द समाज है, ये लास्ट में जय है, जय के अंदर मूल शब्द के अंतिम स्वर में क्या है, ऐ स्वर है। ध्यान से देख लेना भाई, मूल शब्द के अंतिम स्वर क्या है, ऐ है ना। उस अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं, अर्थात जैसे ये प्रत्यय स्वरारंभ प्रत्यय जुड़ेगा तो समाज के मूल स्वर का लोप कर देंगे और आगे इक जुड़ता है। अब आगे इक जुड़ेगा ना तो फिर ये ई जय में मिलेगा और नाम आपके सामने आएगा सामाजिक। अगर ये इसी रूप में जुड़ता तो ए और ई, जय में जो ए और ई मिलके गुण संधि हो जाती और नाम सामाजिक नहीं बनता भाई, सामाजिक बन जाता। गुण संधि के अनुसार ए में ई मिलने पर ए हो जाता है। तो ध्यान रखें, प्रत्यय जब भी किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उस शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं। ध्यान से देख लेना। ये हुआ एक और बिंदु। इसके अच्छा उदाहरण दे देता हूं मैं, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। शब्द है पत्नी। आपको कोई पूछेगा पत्नी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चार विकल्प दे दिया। कोई पूछे आपसे कि पत्नी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई, नी और तनी। मेरा जहां तक अनुमान है आप इस विकल्प को अलग कर दोगे कि नहीं भाई ये छोटा वाला ई तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ई की मात्रा बड़ी है, यहां से निकल जाओगे आप। फिर आप दूसरा दिमाग लगाओगे, यार तनी में भी तो प्रत्यय पढ़े ही नहीं, प्रत्यय बहुत सारे पढ़े लेकिन तनी तो प्रत्यय कहीं पढ़ा ही नहीं, तनी भी नहीं होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगी या तो ई है इसके अंदर या इसके अंदर नी है, और फिर आप सोचोगे कि भाई अगर नी माने तो फिर शब्द बचेगा पत, अगर बड़ी ई माने तो शब्द बचेगा पत्न। या तो इस तरह से मानो इसको या मानेंगे इस तरह से। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ पत्न शब्द से बनता होगा पत्नी, थोड़ा आईक्यू काम करेगी इस तरह से कि पत्न शब्द से ई बनता होगा। लेकिन यहाँ आप सोचने नहीं, पत्न में तो नहीं जुड़ के पत्नी नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। ये जो शब्द है वो इस तरह से बना हुआ है, पति प्लस नी। ध्यान से सुन लेना, मोर की मोरनी, चोर से चोरनी, नी प्रत्यय जुड़ रहा है। यहां देखिए पति के साथ में नी जुड़ेगा, पति के साथ में नी जुड़ेगा। तो देखें प्रत्यय जब भी किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, नी प्रत्यय इस शब्द के अंत में जुड़ रहा है तो उस मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं। इस मूल शब्द का अंतिम स्वर क्या है, छोटा ई है, इसका लोप कर देंगे, तय आधा रह जाएगा, आगे वाला प्रत्यय जुड़ जाएगा। अर्थात इसमें प्रत्यय कौन सा है भाई, नी है। ये महत्वपूर्ण बात आपको समझने की है, और यहीं से शब्दों की, यहीं से प्रत्ययों की कठिनाई बनती है, इसके अलावा कोई कठिनाई नहीं बनती है। तो ये आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, ये थोड़ा नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए भाई। दूसरी बात काम की क्या बताई हमने, पहली बात क्या थी, पहले आपको देखिए प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहे हैं या व्यंजन से हो रहे हैं तो सिंपल सी समझ में आ जाएंगे। स्वर से शुरू हो रहे हैं तो अब क्या करना है कि स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय में थोड़ा ध्यान रखें। व्यंजन वाले भी कहीं थोड़ा मुश्किल होते हैं तो उनमें थोड़ा अलग करने की प्रवृत्ति रखें, उनको प्रत्ययों से अलग बने हुए शब्द भी देखें और उनसे मिले हुए शब्द भी देखें, थोड़ी जिज्ञासा बनाए रखें भाई। प्रत्यय जब भी किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये हो गया इसमें। अब देखो इसके बाद में 3-4 प्रत्यय ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आप 10 प्रत्ययों को तो सीरियसली अच्छे से नियमानुसार पढ़ें, इसके अलावा जो प्रत्यय हैं उनको आप रिवीजन करते रहें। बार बार जब भी प्रत्ययों का टॉपिक आप हिंदी का रिवीजन करते हैं, प्रत्यय आ जाता है तो एक बार देख लिया करो, हाँ भाई ई के ये इला के चमकीला धमकीला ऐसे कहते हैं। आपको आओ को आगे जड़ाऊ खड़ाऊ है ना, पढ़ाऊ लिखाऊ, या आपको इक आएगा सामाजिक राजनीतिक ऐतिहासिक, इस तरह से ये तो सिंपल आप पढ़ते रहें। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो मूल रूप से क्या होते हैं कि अगर आप उनसे समझना चाहते हैं तो आपको उन प्रत्ययों का मूल शब्द पहचानना होगा, मूल शब्द पहचानना होगा। तो तीसरा स्टेप आपका आएगा, अगर फिर भी आपने ये देख लिया, फिर आपने ये देख लिया, फिर आप तीसरा स्टेप जाएंगे मूल शब्द की ओर, या हम जिसको कह सकते हैं धातु की पहचान करेंगे। धातु की पहचान करेंगे, कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको मैं एक शब्द देता हूं तो आपको मूल शब्द या धातु की पहचान करनी है, ठीक।
अब मूल शब्द या धातु की पहचान करते समय आपको जैसे शब्द दे दिया, मान लीजिए रंगीन शब्द दे दिया, और आपके सामने 4 विकल्प दे दिया अगले में, न पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं या गीन पढ़ते हैं। ये 4 विकल्प दे दिया और आपको पूछा रंगीन शब्द में कौन सा पढ़ते हैं। सिंपल उदाहरण ले रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिया भाई न पढ़ते, मान लिया एक बार भाई न है, न हटाओगे तो शब्द बचेगा रंगी। या रंगी तो कोई शब्द नहीं होता ज़्यादा, चलो न तो नहीं होगा। इन, लेकिन इसमें तो ई की मात्रा छोटी है, तो फिर ये शब्द ऐसे होना चाहिए रंगीन, तो ये भी नहीं है। अब हमने गीन मान लिया तो शब्द बच गया र और गीन, तो रंग, रंग र के ऊपर रंग, ये कोई मात्रा या शब्द नहीं होता मूल शब्द। और आप अगर ये प्रत्यय मानते हैं तो शब्द इस तरह से होगा रंग प्लस ईन। और रंग शब्द आपको पता चल गया, मूल शब्द रंग होता है, कलर होता है, इसके लिए रंग शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो फिर समझ में आ गया इसमें ईन प्रत्यय है। तो तीसरा स्टेप आप करेगा, किसी भी प्रत्यय में मूल शब्द या उस शब्द में प्रयुक्त धातु की आपको पहचान करनी है कि इसमें अगर प्रत्यय कृत है तो उसमें धातु की पहचान करनी है, यदि प्रत्यय तद्धित है तो उसमें शब्द का आपको मूल शब्द की पहचान, मैंने दोनों लिखा है। ये तो होता है तद्धित के अवस्था में, धातु की पहचान होती है कृत की अवस्था में। ये कृत और तद्धित मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बार आपको सिंपली बताऊँगा, उसके आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कृत में भी कई भेद होते हैं, तद्धित के भी कई भेद होते हैं। एक बार आप सिंपल समझे, बेसिक चीज़ें जो आपको आते हुए भी नहीं आ रही है, ध्यान देंगे। एक शब्द आपको दे दिया, मान लीजिए पठनीय, और इसके अंदर आपको पूछ लिया कि प्रत्यय, और 4 विकल्प दिया अगले, और आया हुआ क्वेश्चन है भाई। आप सोच रहे हो कि कहीं बना के ले रहा है, ऐसा नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है। शब्द पठनीय नहीं था, शब्द दूसरा था, शायद पूजनीय शब्द था। चलो इसके साथ में पूजनीय भी लिख देता हूँ, दोनों एक ही है, प्रत्यय दोनों में पहचान लो कौन से। ध्यान से देखिए, पहले यदि हम यह प्रत्यय माने इस शब्द में, यह प्रत्यय मान लिया, शब्द बचा पूजनी, ये तो नहीं बैठता। या इसमें यह माने तो पठनी, यह भी नहीं बैठता। ये माने तो पठन और पूजन, ठीक। निय माने पठ पूज, अनिय माने, तो ध्यान रखिए अनिय प्रत्यय जब मानेंगे तो इसमें पठ धातु बनती है और इसमें पूज धातु बनती है, और दोनों में जब अनिय प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा पूजनीय या पठनीय। तो यहाँ यह भी प्रत्यय होता है हिंदी में, ये भी प्रत्यय होता है, हालांकि निय प्रत्यय नहीं होता, लेकिन अनिय, तीनों प्रत्यय हैं, ये तीनों प्रत्यय हैं। आपको जैसे ज़्यादा उदाहरण से अच्छे से समझाऊं तो यहाँ मान लो आपको जैसे दे दिया पठनीय, लेखनीय, चिंतनीय और भारतीय, और आपको पूछ लिया कि इसमें से किस शब्द में अलग प्रत्यय है, भिन्न प्रत्यय वाला शब्द है। आपको इस तरह से पूछेंगे, भिन्न प्रत्यय वाला शब्द है। ध्यान से देखिए, 4 शब्द दे दिया, पठनीय, लेखनीय, चिंतनीय, भारतीय। अब आपको पूछ लिया कि भिन्न शब्द, भिन्न प्रत्यय वाला शब्द है। अब कोई कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा अगले ने कि 3 में तो प्रत्यय समान है, 1 में अलग है। तो आप फिर सोच में पड़ जाओगे कि अब क्या करेंगे, प्रत्यय का नाम ही नहीं दिया, अगले ने इतना ही पूछा कि भिन्न प्रत्यय वाला या अलग प्रत्यय वाला उदाहरण कौन सा है। वहाँ आप ध्यान रखें, पठनीय जो शब्द दे रहे हैं इसकी हमने अब चर्चा कर चुके हैं, इसमें अनीय प्रत्यय है। लिख धातु है, इसमें भी अनीय प्रत्यय है। चिंत धातु है, इसमें भी अनीय प्रत्यय है। लेकिन भारतीय में देखो सिर्फ भारत मूल शब्द है और इसमें ईय प्रत्यय है। भारत मूल शब्द है और इसमें ईय प्रत्यय है। अब देखिए एक चीज़ और, अब आप कहोगे सर अब ये तो लिखने में पता चल गया, हमें क्या पता चिंत धातु होती है, पठन शब्द भी तो सही होता है, पूजन शब्द भी तो सही होता है, इसमें ये प्रत्यय भी तो मान सकते हैं। इसके लिए हम निकालते हैं एक कीवर्ड्स। क्या निकालते हैं? मैं एक बार पूरे अनीय प्रत्यय के शब्द लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया पठनीय, मैंने शब्द दिया चिंतनीय, मैंने शब्द लिख दिया आदरणीय, मैंने शब्द लिख दिया विचारणीय, मैंने शब्द लिख लिया गोपनीय,
मैंने शब्द लिख दिया पूजनीय, और मैंने शब्द लिख दिया लेखनीय, सोचनीय, चलो इतने शब्द। वैसे शब्दों की संख्या असीमित है ये। अब आप इनमें से देखेंगे कि भाई ये पढ़ते हैं या किसमें ये है किसमें ये है, आपको भाई कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये जो मैंने मूल धातु वाली बात समझ में आई तो ठीक है, और अगर आपको मूल धातु वाली बात समझ में नहीं आई तो आप इसको एक चीज़ से समझें, आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं शब्दों में। आपको अगर ऐसे प्रत्यय मिलते हो जिसमें निये ये ऐसी स्थिति बने तो ध्यान रखें कि जिन प्रत्ययों के आखिर में निये निये अणीय हणीय, ये तो क्या है कि व्यंजन संधि के अनुसार हणय का नय हो जाता है, निये 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 निये। यदि किसी शब्द के अंत में निये या हणीय आता है तो उसमें आपको कभी भी ये प्रत्यय नहीं मानना है। यदि किसी शब्द के अंत में निये और हणीय आ गया तो उसमें हमेशा ही आपको अनीय प्रत्यय ही मानना है। ये इसका कीवर्ड्स है, ये इसकी चाबी है इस प्रत्यय को खोलने की। चाहे कैसा भी शब्द दे दिया, इनके अलावा भी आपको कोई शब्द दे दिया तो उसमें अगर निये शब्द आ गया है ना, तो फिर निये और या हणीय, क्योंकि इसमें मूल शब्द तो निये ही है लेकिन संधि के नियमानुसार नय का आना हो जाता है, निये का हणीय हो गया। तो ये हो गया आपका एक प्रत्यय कंप्लीट। प्रत्यय को इस तरह से पढ़े आप, ऐसे नहीं कि आपने 20, 25, 30, 35, 40, 50 शब्द देख लिया। अब शब्दकोश असीमित है, अगला कहीं से भी कोई से भी किताब से, कहीं से भी इतिहास की किताब से शब्द ला के उठा दिए। जैसे गोपनीय शब्द है, उन्होंने राजनीति से ला के दे दिया कि राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तो गोपनीय शब्द वहाँ से लेके दे दिया। हो सकता है कि हिंदी की किताब में ना दिया हो, क्योंकि वो तो लैंग्वेज है, ये तो भाषा है, सब बोलते हैं और सब जगह उसका प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द, जिस शब्द के दिमाग में बिठा लो इस शब्द को, जिस शब्द के अंत में निये आ जाता है तो उसमें निये या अणीय आ जाता है, तो शब्द के अंत में हमेशा आपको अनीय प्रत्यय मानना है, न तो ये मानना है, न इसमें ये मानना है, और न कोई दूसरा प्रत्यय मानना है। तो ये एक प्रत्यय का कीवर्ड्स हो गया। फिर आपकी बात करें तो ये प्रत्यय, अब निये हो गया तो निये के अलावा अब क्या बचेंगे कि उस प्रत्यय में या तो फिर ये प्रत्यय, निये नहीं है तो फिर कोई शब्द आएगा उसमें या तो फिर ये प्रत्यय है ना उस, या उसमें ये प्रत्यय है। जैसे हमने एक उदाहरण और ले लें, शब्द ले लिया जैसे जातीय, है ना, शब्द ले लिया भारतीय, है ना, शब्द ले लिया नारकीय। तो ये शब्द हमने इस तरह से ले लिया। तो आप देखेंगे कि इसमें निये नहीं आ रहा है, तो आप अपने दूसरे स्टेप्स पे आ जाओ। कौन से स्टेज पे आ जाओ? ये वाली जगह। तो आप आ जाओ ये वाले। अब आप अपनी किताब में से किताब खोलिए, ये के उदाहरण जहाँ दिए हैं आराम से पढ़िए, ये को अलग करते जाओ, मूल शब्द को देखते जाओ, और जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कर देना, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है फिर भी। अब तीसरी स्थिति आती है ये। अब क्या करें कि यह प्रत्यय कहाँ माने, इसका भी फिर आगे करते, इसका भी हम आगे विवेचन करेंगे। यहाँ इस यह प्रत्यय को मैं छोड़ रहा हूँ, उसके साथ में हम 4-5 प्रत्यय पढ़ेंगे। वहाँ यह अपना एक विशेष रूप के साथ में हम पढ़ेंगे उसको, वहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये अलग प्रत्यय है, ये अलग प्रत्यय, अन्य अलग प्रत्यय। हालांकि शब्दों में तीनों समान दिखते हैं, एक ही शब्द में लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो परख है, हमारी परीक्षा जो है वो बहुविकल्पात्मक है। हमारा जो है व्याख्या संबंधी क्वेश्चन नहीं है, व्याख्या संबंधित प्रश्न नहीं है कि हम वहाँ आपको लिखना होगा, लिखना कुछ नहीं है। कितने अच्छी बात है कि क्वेश्चन भी अगले ने दिया है, उत्तर भी अगले ने दिया है। कंपटीशन में अगला क्वेश्चन भी देता है, उत्तर भी साथ में लिख के देता है। अब ढूंढ हम नहीं पाते हैं। हालांकि 10वीं 12वीं में पढ़ते थे तो अगला क्वेश्चन ही देता था, उत्तर देता ही नहीं था, फिर भी हम 90, 80% बना लेते थे। लेकिन आज देखिए अगला क्वेश्चन भी दे रहा है और उत्तर भी दे रहा है, फिर भी हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो हम उसी बेस पे पढ़ रहे हैं कि अगला किस तरह से आपको क्वेश्चन दे दे और किस तरह से आपको क्वेश्चन का उत्तर करना है। समझ रहे हैं बात को? एक बार इनको आप नोट कर लो, ये 2-3 लाइनें।
हाँ भाई, हो गया। अब देखें, 3 मुख्य बिंदु है, पहले स्वर व्यंजन में से देखना है, फिर शब्द अंत में जुड़ते हैं तो क्या परिवर्तन होता है वो भी देखना है। इसके अलावा मूल शब्द या धातु की पहचान भी आपको करना आनी चाहिए। हम आज प्रत्यय की वैसे कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, किन किन प्रत्ययों में ज़्यादा समस्याएं होती हैं, या प्रत्यय की पहचान करना हम किस तरह से सीखेंगे। एग्जाम में जिस तरह से आता है तो उसी हिसाब से आपको याद करना है, उसी हिसाब से समझना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू, वही नज़रिया हमारा, वही दृष्टिकोण, जैसा अगला हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा हमें उत्तर देना है। इसके अलावा एक पहचान आपको क्या करनी है, एक ज़्यादातर मैंने देखा है एग्जामों में दिक्कत क्या आती है, कई बार क्या होता है कि हम छोटी सी गलती कर देते हैं समझने में, और वो क्या करते हैं कि बाद में तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सिंपल सी बात थी, हम गलती कर बैठे। प्रत्ययों में जो गलती होती है, ध्यान देना, मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, शब्द दे दिया मनोती और मनोती। और चलो इसमें कितने आता है, इसमें 2 आता है। इसमें क्या होता है, आपको एक ये ले लेते हैं, जैसे ये शब्द है, थोड़ा ध्यान रखना है भाई। क्या ध्यान रखना है कि ऐसे शब्दों में जब प्रत्यय पूछते हैं ना, तो हमने जैसे याद कर लिया कि मनोती शब्द में ओती प्रत्यय है, हमने पढ़ लिया मनोती शब्द में ओती प्रत्यय होता है, समझौता शब्द में ओता प्रत्यय होता है, रंगीन शब्दों में इन प्रत्यय होता है। कि जिन प्रत्ययों के 2-2 रूप हैं, प्लीज ध्यान रखें उनका, जिन प्रत्ययों के 2-2 रूप हैं। अब तीसरा डिवाइडेशन बता देता हूँ 2-2 रूप वाले, जैसे इन भी प्रत्यय होता है, इन भी प्रत्यय होता है, जैसे ओती भी प्रत्यय होता है, ओती भी प्रत्यय होता है, इसके अलावा ओता भी प्रत्यय होता है, ओता भी प्रत्यय। समझ रहे हैं बात। इसके अलावा कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हाँ एक बार इन्हीं को मान लो आप। अब ये जो प्रत्यय होते हैं ना, इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जब इनमें मात्रा का फर्क है, सारे स्वर से शुरू होने वाले। अब इसमें एक प्रत्यय में ई छोटा आएगा, एक प्रत्यय में ई बड़ा आएगा। अब वो क्या करते हैं कि आपको जैसे बड़ी ई वाले 3 प्रत्यय दे दिए, एक छोटा वाला दे दिया, या दीर्घ संधि के अनुसार ये छोटा ई होता है, अधि प्लस इन, इनमें ई प्रत्यय छोटा होता है यहाँ। तो हम रंगीन में दिखने में तो मात्रा दोनों में बड़ी दिखाई दे रही है, दोनों में मात्रा क्या है, दिखाई देने में बड़ी दे रही है, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ रंगीन में ई की मात्रा बड़ी है, लेकिन अधीन में अधि प्लस इन ई की मात्रा छोटी है। एक तो वो सावधानी रखें। इसके अलावा यहाँ ऐसे जो शब्द होते हैं, आपको अगर अगले ने गलत भी दे दिया ना, अगले ने गलत भी दे दिया कि मनोती शब्द हालांकि शुद्ध ये होता है, फिर भी अगला जानबूझकर आपको मान लो मनोती शब्द ये दे दिया, तो फिर आप इसको ज़्यादा होशियार के चक्कर में ये ओती प्रत्यय मान बैठते हैं आप कि नहीं ये ओती प्रत्यय होता है, नहीं हमने तो ये ओती पढ़ा है। आप समझौता ये शब्द दे दिया और आपने ये प्रत्यय मान लिया। आप ध्यान रखें, कई ऐसी किताबें होती है, ऐसी आपके सिलेबस की भी कई मैंने किताबें ऐसी देखी है जिसमें ये दोनों प्रत्ययों के रूप दिए रहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखें कि अगला मनोती शब्द में औ शब्द दिया है तो फिर उसका उत्तर ओती मानना है, लेकिन अगर एक ही मात्रा दी है तो फिर यही मानना है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, दोनों मिलते जुलते हैं। तो जो 2 समान प्रत्यय होते हैं, समान प्रत्यय का मतलब जो एक मात्रा का फर्क होता है, ह्रस्व दीर्घ का फर्क होता है, उन प्रत्ययों को अलग छांट लो। एक बार अपने किताब में देख लो, अपनी बुक खोलो और आराम से देखो किसमें ओ और औ वाले दिए हुए हैं, किसमें ए और आई के भी मिलेंगे आपको, तो वो भी ध्यान रखें। इसके अलावा ई और ई, इन और इन, ये दोनों प्रत्यय होते हैं। हालांकि इक प्रत्यय में है ना, आप इक देखेंगे तो इक का तो यही रूप मिलता है, इक में ये प्रत्यय कहीं नहीं मिलता, इसलिए इस इक प्रत्यय में कहीं दिक्कत नहीं आती। अगले ने राजनीतिक पूछा है, सामाजिक पूछा है, साहसिक पूछा है, ऐतिहासिक पूछा है, सांस्कृतिक पूछा है, धार्मिक पूछा है, नैतिक पूछा है, कैसा भी शब्द पूछा है, तो इस इक में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ई की मात्रा बड़ी वाला कहीं इक प्रत्यय नहीं होता। लेकिन यहाँ इन में दोनों प्रत्यय होते हैं, ये भी इन होता है, ये भी होता है। तो जिन प्रत्ययों के 2-2 रूप हैं, जिन प्रत्ययों के 2-2 रूप है, उनको भी ध्यान में रखें। तो ये हमारी चौथी बात है। पहली बात क्या ध्यान में रखना भाई
आपको पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय व्यंजन से शुरू हो रहे हैं या स्वर से। आप बताएंगे स्वर से या व्यंजन से। व्यंजन से है तो पहले व्यंजन वाला हो, आराम से देख लो, बहुत इजी है। फिर आ जाओ स्वर वाले प्रत्ययों पे। स्वर वाले प्रत्यय आ जाए तो दूसरा तरीका आपका क्या रहेगा कि जैसे स्वर वाले प्रत्यय दिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जब स्वर वाले प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ेंगे तो अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीसरा हमारा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप हमारा क्या था भाई, याद करो, देखें, है ना। दो ये हो गए, तीसरा स्टेप कौन सा था हमारा भाई? पहला तो लिख देता हूं मैं आपको। पहला स्टेप क्या था कि मान लीजिए स्वर और व्यंजन में से पहचान करनी है। दूसरा अंतिम स्वर का लोप करना है, वो पहचानना है। तीसरा है आपको मूल शब्द देखना है। और अधिकाधिक प्रत्यय बनते हैं सेम वाले प्रत्यय, जैसे ई भी हो गया, ये भी हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि अनिय भी हो गया, क्योंकि अनिय में ये और ये, इसमें यह भी हो सकता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और चौथा हमने पढ़ा है कि दो समान जो प्रत्यय होते हैं, ह्रस्व लघु वाले दो समान प्रत्यय होते हैं, इनको भी आपको पहले एक बार प्रत्यय का आने पृष्ठभूमि तो तैयार करो, फिर आप प्रत्यय तक पहुँचो। आप एक बार पृष्ठभूमि तैयार कर लो, हो सकता है कि इसी में आपके पूरे प्रत्यय तैयार हो जाए, फिर आपको पढ़ना ही ना पड़े आगे प्रत्यय, है ना। तो ये अपनी जो हमने जो इतनी देर तक जो पूरे देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है, उस हिसाब से हम क्लास को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो लगभग हम प्रत्यय को आगे का जो सिस्टम है वो शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आगे शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा है। आगे वाले टॉपिकों में हम, हालांकि मैं ज़्यादा प्रत्यय और शब्द आपको नहीं करवाऊंगा, जो आपकी कठिनाई है उनको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप इस तरह से अगर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समय बहुत कम लगेगा, और आपकी जो पाठ्य सामग्री है, आपकी जो विषय वस्तु है, वो आपको बड़ी रुचिकर लगेगी और रोचकता भी बनी रहेगी। आप ध्यान रखें, पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस कार्य में रुचि होना। और अगर आप में रुचि होगी तो फिर आप नवीन अर्थों के, नवीन शब्दों के नवीन अर्थ भी आप ग्रहण करेंगे। तो आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, शब्दकोशों में भी मैं आपको कई शब्द जोड़ जोड़ के बना कर आप में इसमें रुचि पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन शब्दों में भी आपको मैं बार बार आगे से आगे नवीन शब्दों को जोड़कर, इनमें आने वाली कठिनाइयों को तोड़कर, शब्दों को अलग अलग करके, विभाजित करके, उसमें जो छोटी छोटी दिक्कत आती है उनको आप अपनी समस्याओं का अपने बलबूते पर समाधान करें। और फिर भी अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर बताएं, उसका भी हम यहाँ पर शंका समाधान कर सकेंगे। और इस तरह से हम आज की क्लास को अपने प्रत्ययों की बेसिक जानकारी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।